हेलो एवरीवन, हेलो एस्पायरेंट, हेलो स्टूडेंट, हेलो फ्रेंड्स। मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर सीरीज में हम लोग आज लेक्चर 3 कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल। ओके, यह इंपॉर्टेंट होगा यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। कर दो, जल्दी से कर दो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। तो देखो, हम लोग अब तक कवर किए थे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में। उसका आज हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, तेजी से रिकॉल कर दे, या चलो इसी लेक्चर में ना तेजी से रिकॉल कर देंगे। हो क्या रहा है कि पोल करते हैं, ठीक है ना। पोल में क्या है कि जगीदारी पोस्ट की एस्टेब्लिशमेंट मुगल के द्वारा दी गई थी। इसकी पोस्ट हेरिडेटरी होती है। देखो, एक तो जगीदारी पोस्ट क्या होता है, तो एक पीस ऑफ लैंड होता है जिसको ऑक्शन किया जाता है। जो ज्यादा बाइडिंग करता है उसको ये जागीर दिया जाता है। जागीर पीस ऑफ लैंड को बोलते हैं, जिसपे टैक्सेबल होता है। जो इस पे टैक्स कलेक्ट करता है उसको जगीदार बोलते हैं। इसका पोस्ट तो हेरिडेटरी तो नहीं था, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब मुगल ने भी एस्टेब्लिशमेंट नहीं किया था, हेरिडेटरी भी नहीं था, मीडिएबल से ही आते जा रहा है। ये जगीदारी पोस्ट बहुत पहले से ही आते जा रहा है। इजदारी में नॉन मुस्लिम पे टैक्स लगाया जाता था। अरे यार, इजदारी तो ये लगा था जुल्फिकार खान लाया था। ये फाइनेंशियल क्राइसिस को ठीक करना चाह रहा था, ठीक है। जहंदर शाह को ये बनाया था। क्या जहंदर शाह को क्या बनाया था ये जुल्फिकार से खान? बताओ, उजम शाह को मारने के बाद जहंदर शाह को 1 साल के लिए राजा बनाता है। उसमें पावर किसका रहता है? जुल्फिकार खान को ही ज्यादा रहता है। तो वो सिस्टम को ठीक करने के लिए जारीदारी सिस्टम लाया था। ये टैक्स ऑक्शन बाइडिंग में इसी तरह का था, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो गया, तो ये फॉल्स हो गया, नॉन मुस्लिमों पे नहीं था ये। जजिया टैक्स प्रोटेक्शन टैक्स होता था, नॉन मुस्लिमों से कलेक्ट किया जाता था फॉर नॉन मुस्लिम टैक्स के लिए। इजदारी तो रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम था। इसमें जमीन ऑक्शन में दी जाती थी। जो भी इस जमीन को टैक्स कलेक्टर बनना चाहता था वो बोली ज्यादा लगाएगा कि हम 1 साल में सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करके आपको देंगे, ठीक है ना, ब्रिटिशर को। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बोली लगाना पड़ता था। हाईएस्ट बाइडर को जमीन दी जाती थी फॉर 1 ईयर्स, बट इट इज नॉट ए हेरिडेटरी। बट ये हेरिडेटरी नहीं थी, ठीक है ना। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। चलो ट्रू फॉल्स में और देखते हैं। सक्सेसर स्टेट क्या होगा? तो देखो, सक्सेसर स्टेट वह स्टेट है जो मुगल सल्तनत के ही प्रोविंस में होंगे, मुगल के अंडर होंगे। बट सेंटर अथॉरिटी क्या होगा? सेंटर अथॉरिटी वीक होने की वजह से ये बिना बताए, ओपन हुए बगैर अपने आप को मुगल एम्पायर से इंडिपेंडेंटली रूल करने लगते, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते। बट इसका भी पोस्ट हेरिडेटरी नहीं होता, बट ये हेरिडेटरी कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो, तो जिनके गवर्नर अपने ही पोजीशन को हेरिडेटरी कर लिए, आई बात समझ में। अपने आप को ओपन इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं किया, ओपनली नहीं करते हैं, बट ग्राउंड लेवल पे इंडिपेंडेंट रूल कर रहे हैं। और अपने प्रोविंस में, अपने अपने प्रोविंस में ये ग्राउंड लेवल पे इंडिपेंडेंट रूल कर रहे हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है? हम्म, एक सेकंड। यार, एक सेकंड, चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पानी पी लिया। अब चलो, तो सक्सेसर स्टेट में कौन कौन है? हैदराबाद हो जाएगा, कर्नाटक रीजन हो जाएगा, बंगाल हो जाएगा, अवध हो जाएगा, ठीक है। ये 4 स्टेट जो है सक्सेसर स्टेट कहलाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। रिबेलियन स्टेट के बारे में क्या जानते हो? तो सुनो, रिबेलियन स्टेट वह स्टेट होता है, यह प्रोटेक्टर मुगल के साथ लड़ने वाले हैं। मुगल टेरिटरी से अपना टेरिटरी करने वाले हैं और अपना रूल एस्टेब्लिश करने वाले हैं। एग्जाम्पल में बताओ कौन कौन होगा? मतलब क्या होगा ना, मुगल से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, उसके बाद बोलेंगे अपना टेरिटरी कुछ उसमें से मुगल टेरिटरी से लेके हट जाएंगे, ये अगेंस्ट करेंगे, ये ओपनली लड़ेंगे, लड़ के अलग होंगे। जिसमें से आएंगे मराठा आएगा, जाट आएगा, पंजाब आएगा, बंडेस आएगा,
ठीक है ना, बंदेज पठान आएंगे, रोहिल्स आएंगे, ठीक है, ये सब आएंगे। रिबेलियंस जो होते हैं लोकल पावर होल्डर होते हैं, लाइक जमींदार की तरह, ठीक है। अब दूसरा आएंगे आउट ऑफ इन्फ्लुएंस, जो मुगल के इन्फ्लुएंस में नहीं है, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट कोस्ट, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। चलो एक बात और स्टार्ट करते हैं। 18th सेंचुरी में किस समय में कौन कौन सा इंडिया कैसे दिखता था? देखो इधर में था त्रावणकोर, ये हो जाएगा त्रावणकोर, ये क्या हो जाएगा मैसूर, ये क्या हो जाएगा मराठाज, ये क्या हो जाएगा राजपूत, ये क्या हो जाएगा जाट, ये क्या हो जाएगा बंगाल, ये क्या हो जाएगा अवध, ये क्या हो जाएगा फरुखाबाद, और ये क्या हो जाएगा रोहिलखंड, ये क्या हो जाएगा सिख पंजाब जाट। अब देखो इसको ना हम लोग पूरे एक बार रिकॉल कर लो ताकि तुमको ना समझने में आसानी होगा। चलो देखो यहाँ से बचो, टी से त्रावणकोर हो जाएगा, मैसूर हो जाएगा, मराठा ऊपर में होगा, ये हैदराबाद हो जाएगा, ये कर्नाटक अरकोट वाला रीजन हो जाएगा, राजपूत हो जाएगा, ये जाट हो जाएगा, सिंध पंजाब हो जाएगा, रोहिलिया हो जाएगा, फरुखाबाद हो जाएगा, अवध हो जाएगा, ये बंगाल हो गया। ओके चलो तो देखो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, चलो हैदराबाद बताओ, तो ये 8 नंबर हैदराबाद हो जाएगा। रोहिलखंड कौन हो जाएगा, रोहिलखंड बता, तो फरुखाबाद नीचे हो जाएगा, रोहिलखंड 2 नंबर हो जाएगा, त्रावणकोर हो जाएगा 10 नंबर। देखो त्रावणकोर ये 10 नंबर पे जाओ। राजपूत बताओ, तो राजपूत यहाँ होगा, ठीक है ना। जाट बताओ, जाट ये हो जाएगा, जाट देख लो तुम, जाट राजपूत के ऊपर जाट। उसके बाद बताओ मैसूर कहाँ हो जाएगा, तो यहाँ 9 नंबर पे मैसूर हो जाएगा, 11 नंबर पे मराठा हो जाएंगे। बंगाल कहाँ हो जाएगा, यहाँ बंगाल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ लिख भी सकते हो त्रावणकोर है, मैसूर है, मराठा है, राजपूत है, जाट है, सिंध या पंजाब हो जाएगा, ये रोहिलखंड हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा रोहिलियाज, ये क्या हो जाएगा फरुखाबाद, ये क्या हो जाएगा अवध हो जाएगा, ये क्या होगा बंगाल हो जाएगा, ये क्या होगा हैदराबाद। बस यही तो है, आगे बढ़ते। चलो अब सुनो, तुमको बताते हैं इसमें हम क्या दिखाएंगे। अब सक्सेसर स्टेट को थोड़ा डिटेल में करेंगे, तो सबसे पहला सक्सेसर स्टेट हैदराबाद के बारे में पढ़ते हैं। तो हैदराबाद में क्या होगा देखो, हम्म, ख्वाजा आबिद के नाम का है। टुडे आई गिव द टाइटल ऑफ किलिच खान। अब हुआ क्या, जहां ये हो शाहजहां के समय में ख्वाजा आबिद थे, उनको टाइटल जो दिया जाता है किलिच खान का, वो देते हैं शाहजहां। ठीक है, ये बात समझ में है, इतना सा बात समझ में है कि एक ख्वाजा आबिद खान कोई मिनिस्टर रहते हैं दरबार में शाहजहां के, मुगल के समय में, उनको किलिच खान का टाइटल शाहजहां देते हैं। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब सुनो, अब ये वाला जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये हमारा आज का हैदराबाद है। ये थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आरकोट वाला रीजन, थोड़ा सा नीचे में मद्रास वाला रीजन, ठीक है ना, इतना आइडिया रखो। अब सुनो, हुआ क्या, शाहजहां के टाइम पर एक मिनिस्टर थे, उसको टाइटल शाहजहां ने किलिच खान दिया। हाँ, उनका नाम क्या था, ख्वाजा आबिद, ये हो गया। अब सुनो, सेकेंड, धीरे धीरे देखना, अंदर कहानी समझते जाओगे। अंडर द मुगल मीर कैमरुद्दीन, अब मीर कैमरुद्दीन के अंडर में ये वाला रीजन जो है, इसी के अंडर कर्नाटक एंड आरकोट का रीजन आता था। किसके अंडर आता था, तो मीर कैमरुद्दीन। अब ये है कौन, इस स्टोरी में अभी हम लाते हैं इसको, मीर कैमरुद्दीन है कौन। तो इसी के अंडर कर्नाटक एंड आरकोट रीजन आता है। तो मुगल दिल्ली से रूल कर रहे थे। एक बात बताओ, दिल्ली में सेंट्रल अथॉरिटी है, वहां से रूल कर रहे हैं साउथ में कौन, मुगल। ये मुगल का पार्ट है, ठीक है ना। अगर साउथ में कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, हलचल, कुछ ही किसी भी तरह का हलचल होगा, कोई भी प्रॉब्लम हो गया, वार हो गया, कोई एक्सटर्नल हो गया, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, किसी भी तरह का होगा, क्या दिल्ली से इमीडिएट आना पॉसिबल है, बताओ। क्या साउथ में डायरेक्ट तुम दिल्ली से आ सकते हो उस समय, क्या तुम ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझ ही रहे हो, आज का ट्रांसपोर्ट सिस्टम उस समय के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काफी डिफरेंस है। तो दिल्ली अथॉरिटी डायरेक्ट तुमको साउथ में एकदम तेजी से इमीडिएट एक्शन करते हुए नहीं मिलेगी। क्लियर है ये बात, तो बहुत सही बात है। तो क्या करना होगा तुम ही बताओ, अगर तुम रहते राजा तो क्या करते, क्या करते, तो ये सोचते कि अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव साउथ में, बोलो साउथ में,
बना देते किसी अपने को रिप्रेजेंटेटिव जिस पे ट्रस्ट होता। उसी तरह से दिल्ली से मीडिएट तो आ नहीं पाओगे, तो कर्नाटक रीजन में अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटमेंट कर देना चाहिए। बिल्कुल करो, वो कोई भी करेगा कि वो उसको एक किसी को हेड उधर का बना दो साउथ का, ठीक है ना। वो रिपोर्ट करेगा कहाँ पे, सेंटर अथॉरिटी को, सेंटर अथॉरिटी को रिपोर्ट करेगा मुगल एम्पायर को जो दिल्ली में है। तो मीर कैमरुद्दीन को क्या बनाया दिया जाता है इस रीजन का, यानी आरकोट और हैदराबाद वाले रीजन को क्या बना दिया जाता है, तो निजाम चुना जाता है, ठीक ना। निजाम चुना जाएगा। निजाम क्या होता है, तो वायसराय होता है। मान लो अलग अलग प्रोविंस से बहुत गवर्नर होगा, उन सारे गवर्नरों में जो हेड होगा उसी को वायसराय बोलते हैं। क्लियर है, क्लियर है, एकदम क्लियर होना चाहिए, क्लियर क्लिस्टर, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रोविंस के हेड गवर्नर होता है, गवर्नर के हेड को वायसराय बोलते हैं, ये भी बात क्लियर है। 2 इयर्स के लिए निजाम को बनाया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव मुगल एम्पायर को मैंने वायसराय बनाया जाता है निजाम, ठीक है ना। निजाम इक्वल टू वायसराय। 1720 से लेकर 1722, एकदम आराम आराम से स्टोरी को समझते जाओगे, कहानी की तरह सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है, सब याद हो जाएगा, बेफिक्र रहो। अब कर्नाटक रीजन में इतना अच्छा काम किया, अब इसको रिप्रेजेंटेटिव बनाना इतना अच्छा हो गया मुगल एम्पायर के लिए कि ये काफी अच्छा काम किया साउथ में। अब कोई काफी अच्छा काम करेगा तो उसको क्या मिलेगा, सेंटर अथॉरिटी चाहेगा कि वो और करीब रहे, मतलब और हमारे पास है, तो इसको दिल्ली बुलाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये इतना अच्छा काम किया कि इसको प्रमोशन के तौर पे इसको दिल्ली बुलाया गया। कहाँ बुलाया गया, तो इसको दिल्ली बुलाया गया। कौन बुलाएगा, तो उस समय के सेंटर अथॉरिटी मतलब मुगल एम्पायर उस समय के कौन थे, जब मीर कैमरुद्दीन था तो उस समय सेंटर अथॉरिटी में हमारे 1720 में कौन थे, देखो 1719 में, 1713 से लेकर 1719 में ये क्या फर्रुख सियार का था, तो फर्रुख सियार चले गए। 1720 और 22 के बात करें, 1719 से लेकर 1748 तक मोहम्मद शाह रंगीला रहता, ठीक है ना, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है ना। तो मोहम्मद शाह रंगीला रहता है, मीर कमरुद्दीन को वजीर बनाता है और बुलाता है, कहाँ बुला के बनाता है, तो मीर कमरुद्दीन को बुलाता है कहाँ पे, तो ये बुलाता है तुम्हारा दिल्ली में। वजीर तुम जान ही रहे हो, वजीर पोस्ट क्या होता है, तो प्राइम मिनिस्टर प्लस फाइनेंस मिनिस्टर होता है। ये भी बात सही है, ये भी बात ठीक है। अब मीर कैमरुद्दीन दिल्ली में है, बहुत अच्छी बात है, वह मुगल के कंडीशन को ठीक करना चाहता है। अब एक बात बताओ, तुमको पता है ना मोहम्मद शाह रंगीला कैसा था, सेकेंड लेक्चर में पता किए होगे कि मोहम्मद शाह रंगीला खाता पीता है, घूमता है और कुछ नहीं करता है, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। तो मोहम्मद शाह रंगीला जो रहता है, वो उसके कार्यकाल में, उसके टेन्योर में, वो जब राजा बना हुआ है, जब राज कर रहा है 1720 से लेकर 1748 के समय में, 1722 लेकर 1748 तक, इस समय में क्या होता है, तो इस समय में हमारा क्या होता है, तो इस समय में होता है कि जो सेंटर अथॉरिटी रहता है वो वीक रहता है, उसको फाइनेंशियली वीक हो गया है, एक्सटर्नल इंटरनल काफी कंप्लेंट्स है। नादिर शाह का अटैक हुआ है अफगान पर्सियन का, वो काफी लूट कर लेके गया है, दिल्ली से काफी खजाना लूट के लेके गया है, ठीक है ना, ये सब है। इंडस ट्रीटी के उधर में तुम्हारा क्या किया, वो अपना बोला कि हम इधर में रूल करेंगे, बोला मोहम्मद शाह, ये है मोहम्मद शाह रंगीला, बोला हाँ हाँ ले जाइए ले जाइए, पिकॉक दे दिया, साउथ का कोहिनूर डायमंड दे दिया नादिर शाह को, सब दे दिया। उसके बदले में ये बोला कि हमको बस दिल्ली में रूल करने दीजिए, क्योंकि नादिर शाह अटैक किया और दिल्ली जीत लिया था, बट वो दिल्ली में ज्यादा दिन रहा नहीं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सेंटर अथॉरिटी जो है मुगल एम्पायर का काफी वीक हो गया, फाइनेंशियली भी और मिलिट्री वाइज भी। तो इस कंडीशन को प्रमोशन लेकर आया हुआ है, सॉरी, प्रमोशन लेकर कौन आया हुआ, तो प्रमोशन लेकर मीर कमरुद्दीन आया हुआ है, जो कि वायसराय था साउथ का, ठीक है। तो अब सुनो, यहां से क्या होगा, यहां से बात समझो, यहां से ये होगा कि अब वो ठीक करना चाहेगा, सारे कंडीशन को ठीक करना चाहेगा मीर कमरुद्दीन, बट होगा क्या, मुगल डिक्लाइन को रोकना चाहेगा, बिल्कुल कोई भी चाहेगा। वजीर का रिस्पॉन्सिबल क्या होगा, मुगल डिक्लाइन हो रहा था, तो वजीर के नाते उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मुगल के डिक्लाइन को रोकना चाहता था, ठीक है। मुगल के एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज करना चाहता है, जाके ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर पाए, ज्यादा से ज्यादा लैंड टैक्स कलेक्ट कर पाए, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कर पाए मुगल को। बट मोहम्मद शाह रंगीला ये सब कुछ नहीं चाहता है, उसको मना ही कर देता है एकदम। ये चीज जानकर, ये प्रॉब्लम, ये उसको फ्रीडम ना मिलने की वजह से जो है कौन सा, मीर कमरुद्दीन
जो कि साउथ का वायसराय बनाया गया था। मीर कैमरुद्दीन रिप्रेजेंटेटिव बनाया था गया था मुगल का। मीर कैमरुद्दीन क्या करता है, तो मीर कैमरुद्दीन ये तो सारे कंडीशन दिल्ली का समझ चुका है। ये वहां से वापस कहाँ चला आता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चला आता है अपना हैदराबाद साउथ में, ठीक है, आरकोट के रीजन में, कर्नाटक रीजन में, हैदराबाद के रीजन में ये आ जाता है। रंगीला के मना करने पर मीर कमरुद्दीन समझ जाता है कि आर्मी वीक है, एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं है, ये सब अच्छा, ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम वापस हैदराबाद जाते हैं और वहां पे ग्राउंड लेवल पे हैदराबाद को इंडिपेंडेंट कर लेंगे, हेरिडिटरी कर लेंगे पोस्ट को। तो ग्राउंड लेवल पे कर्नाटक रीजन को इंडिपेंडेंट कर लेता है, वही कर्नाटक रीजन बाद में चल के हैदराबाद कहलाता है। तो आज के बाद कोई पूछेगा कि हैदराबाद को एस्टेब्लिशमेंट किसने किया है, तो मीर कमरुद्दीन, ठीक है। इसी का दो तीन और नाम है, मीर कमरुद्दीन, ठीक है ना। इसी का नाम है असफ झा, भी इसी को बोलते हैं। हैदराबाद को बनाने वाला कौन है, तो मीर कमरुद्दीन या असफ झा, ठीक है। इसी को बोला जाता है निजामुल मुल्क। तो कभी कभी कहीं कहीं बुक में लिखा रहेगा कि हैदराबाद को एस्टेब्लिश किया निजामुल मुल्क, इससे कंफ्यूज नहीं होना। निजामुल मुल्क और असफ झा और मीर कमरुद्दीन, ये तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है, एक ही पर्सन का नाम है, वायसराय जो साउथ में बनाया गया था मुगल का रिप्रेजेंटेटिव का, ठीक है। और ये जाता है और बनता है वजीर, ठीक है ना। किसके अंडर में बनता है, तो ये अंडर में बनता है, बताओ, मोहम्मद शाह रंगीला के अंडर में, मोहम्मद शाह रंगीला के अंडर में, ठीक है। अब सुनो, अब तुम पूछोगे कि ये जो हमारे पास मीर कैमरुद्दीन है, ये है कौन भाई, तो मीर कैमरुद्दीन असफ जहां निजामुल उल मुल्क, ये जो देखो हुआ क्या था, शाहजहां के समय में ख्वाजा आबिद था जिसको किलीज खां के दिया था। उसके बाद इसका एक बेटा आएगा, गयासुद्दीन खान फिरोज जंग, उसका बेटा है मीर कैमरुद्दीन असफ झावन। तो ये ग्रैंड सन है किलीज खां का, ग्रैंड सन है किसका, किलीज खान का। बस ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ये जानने का जरूरत नहीं, बस इसको जानो कि मीर कैमरुद्दीन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये बात सही हो गया। अच्छा, ये वजीर तो बनता ही है, किलीज खान बनता है कि नहीं है वजीर, कहाँ पे, मुगल इंपायर में, दिल्ली में, मुगल इंपायर में, ठीक है ना, दिल्ली में मोहम्मद शाह रंगीला के अंडर में। ओके, वजीर का पोस्ट क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर प्लस फाइनेंस मिनिस्टर। सूबेदार जो होता है पोस्ट, वो साउथ में सूबेदार बोला जाता है जिस पोस्ट को, उसी पोस्ट को नॉर्थ में नवाब बोला जाता है, ठीक है ना। सूबेदार जो सूबा का हेड होता है, गवर्नर होता है, उसी को, ठीक है। अब हैदराबाद इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है ना कि देखो 1947 में, 15 अगस्त 1947 में हम लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिया इंडिपेंडेंट होता है। तब तक हैदराबाद इंडिया में शामिल नहीं है, वो एक साल के बाद जाके शामिल होता है। कितने साल के बाद, एक साल के बाद, 1948 में, ठीक है ना। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इतना लिगेसी रहता है, लिगेसी समझते रहे हो ना, हैदराबाद का इतना वर्चस्व रहता है, इतना लिगेसी रहता है कि वो मतलब इंडिया के बीचों बीच होते हुए भी, बिना इंडिया में मिले हुए भी अपना लिगेसी कायम रखा। आज भी देखोगे हैदराबाद कितना इंपॉर्टेंट है अपने लिए, है कि नहीं। तो निजामुल मुल्क हो जाएगा, नवाब कर्नाटक सदादुल्ला खान एक्टेड फिरली किया गया। नवाब कर्नाटक, कर्नाटक दोस्त अली नेफे ऑफ प्रीवियस नवाब के लिए, ठीक है, ये सब है। अब सुनो, यहां से क्या हो जाएगा, तुमसे बोला है कि ये देखो एक क्वेश्चन है, ये समझो। क्वेश्चन तो तुम इससे कर सकते हो। सबसे पहले तो ये एक रिकॉल करो, दिखाते एक बेटा, एक मिनट सो रुक जाओ, ये रिकॉल करो। ये देखो, बहादुर शाह देख लो, बहादुर शाह क्या है, 1707 से लेकर 1712, बोलो, बहादुर शाह 5 साल के लिए। फिर क्या होगा, 1712 से लेकर 1713 तक, फिर 1713 से लेकर 1719 तक, ये फारूक सियार हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, बीजे, ठीक है ना, बीजे, बीजे फ्रेंड्स बनेगा किसका, माँ का, बीजे फ्रेंड बनेगा माँ का, ठीक है ना। ये क्या होगा, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह। तो मोहम्मद शाह रंगीला कितना हो गया, मोहम्मद शाह रंगीला हो गया तुम्हारे 1719 से लेकर बताओ 1748, यही बार बार बोल रहे थे। ये हो जाएगा अहमद शाह। तो अहमद शाह कितना हो गया, 1748 से लेकर 1754 तक। क्लियर है ये सब, आगे बढ़ते हैं। अब वो क्वेश्चन तुम कर पाओगे आसानी से। देखो, अब ये क्वेश्चन करके देखो, तो देखो इसका अपने आप डेट लिख दो ना, ये क्या हो जाएगा, 1719 से लेकर 1748। बहादुर शाह 1707 से लेकर 1707 से लेकर 17, बताओ कितना हो जाएगा,
17 से लेकर 17, बोलो बोलो बोलो, 13 तक या 12 तक, 5 साल। यहां से बोलो, फारूक सियार क्या हो जाएगा, 13 से लेकर 19 तक। जहंदर से क्या हो जाएगा, 12 से लेकर 13 तक। अब बताओ इसमें सबसे पहले कौन आया है, तो ये हो जाएगा बहादुर शाह। फिर कौन हो जाएगा, बहादुर शाह के बाद जहंदर शाह 4 हो जाएगा। फिर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा फारूक सियार 3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो सबसे पहले रहता है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसी तरह से लिखोगे, सबसे पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद सबसे रिसेंट में कौन है। तो ये हो जाएगा 2431, 22431 पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत। अब ये देखो बहादुर शाह 1 है, बहादुर शाह क्या बर्न हुआ है, ठीक है ना, ये सब अपना पढ़ लोगे, ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं है। जुल्फिकार खान के हेल्प से प्राइम मिनिस्टर रहता है जहांदर शाह। फारूक सियार के मध्य में क्या होता है, तो फारूक से सैयद ब्रोदर्स के लिए आते हैं ये लोग, ये सब किंग मेकर रहते हैं, ठीक है ना, ये सब किए हुए हैं पिछले के लेक्चर में, ये सब जो पढ़ोगे ना उसी चीज को मैंने बड़ी बारीकी से अपने लिखे हुए नोट्स में, तो सब चीज तुम समझ पाओगे। देखो, जो भी बच्चे हम बता रहे हैं गारंटी के साथ बता रहे हैं, ये जो लेक्चर कर रहे हो ये थोड़ा आने में लेट लगता है, बट अगर तुम इस लेक्चर को कंप्लीट कर लोगे, मैं इतने बारीकी से स्टोरी वाइज इसको लिखा हूं ना कि तुमको हिस्ट्री ना अपने स्टोरी के तौर पे सब चीज याद हो जाएगा। ये गारंटी मेरी है, ये मेरी है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट के तौर पे बनाया हूं, मैं भी एक एस्पायरेंट के तौर पे बनाया हूं, मैं भी उस तरह से बनाया ताकि ताकि आसानी से याद हो। सिलेबस तुम जान ही रहे हो कितना वास्ट सिलेबस है, इसमें बताने का किसी को कोई जरूरत नहीं। बट इतना गारंटी रखो कि इसमें थोड़ा सा, जो भी न्यू लर्नर हो ना, थोड़े से जो पढ़ चुके हैं उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, जो न्यू न्यू लर्नर है ना उनके लिए क्या होता है ना, एक सोर्स पकड़ना बहुत जरूरी होता है। तो अगर ये मेरा चैनल मिल रहा है तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि हिस्ट्री के लिए जो जो प्लेलिस्ट बना उसको एक बार चेक करके उसको कंप्लीट करना, सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो। याद हो ना हो कैसे भी कंप्लीट करो, समझो, रिकॉल करो, करो, सिलेबस कंप्लीट करो। थोड़ा टाइम लगता है, मैं अपने मतलब न्यू लर्नर के लिए ना काफी सपोर्टिव करना चाहता हूँ अपने, जो भी हम तैयारी किए प्रिपरेशन किए उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं, ये सब चीजें चलते रहेगी, ठीक है। अब देखो इसमें पोल भी लिखे हुए ताकि थोड़ा यूनिक यूनिक स्टाइल से चीजों को रिकॉल किया जाए, बार बार रिपीटेशन है। देखो अब बाबर आ गया, तो 26 से लेकर 30 तक तुम खुद भी 3 बार 4 बार ऐसे लिखोगे ना तो ये आ जाएगा, छोटी छोटी चीजें। ये क्या हो जाएगा, 55 से लेकर ये क्या हो गया 56, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, हुमायूं हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, अकबर आ जाएगा। 56 से लेकर क्या हो जाएगा, 1605। 1605 से लेकर क्या हो जाएगा, 1627, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब अगला बताना, यहाँ से क्या होगा, 1627 से लेकर क्या होगा 1658, ये शाहजहां का, ठीक है ना। उसके बाद 1658 से लेकर क्या होगा 1707, बस आसानी से याद हो जाएगा। अब बोल के देख लो, एक बार लिख के देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा, तुम देखो खुद लिखो, 1526 से लेकर 30, हुमायूं का क्या हो जाएगा, 1530 से लेकर बताओ 40, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद 40 से 45 आ जाता है। अब उसके बाद क्या होगा, 1555 से लेकर, ठीक है ना, 56 तक था, बिल्कुल एक साल, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो 56 से लेकर कहाँ तक हो जाओगे, बोलो, 56 से लेकर बताओ, जल्दी बताओ, 56 से लेकर कहाँ तक हो जाओगे, तो 605 तक, ये था ना, देख लो, 605 तक अकबर का है। अब 605 से लेकर कहाँ तक, 627, 600 कह रहे 1600, ठीक है ना, 1556 से लेकर 1605, 1605 से लेकर 27, अब देखो 27 से लेकर कहाँ चलोगे, कहोगे सर याद रखना, याद नहीं, एक बार रिकॉल करने के लिए बोल रहे हैं बेटा, एक बार प्रैक्टिस इस तरह से कर लो ताकि थोड़ा सा 7, 17 से 7 पूरा लिख देना, ठीक है। उसके बाद चलोगे 17 से 7 से लेकर, तो अभी 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 लिख देने हैं, अभी तुमको लिख ही देते हैं, रुको। 17 से 7 से लेकर कहाँ से हो जाएगा, इधर में चलो, इधर, 17 से 7 से लेकर 1712, 1712 से लेकर 13, 1713 से लेकर 1719, 1719 से लेकर
1748, 1748 से लेकर 54। ठीक है, ये हो गया। अब तुम नाम भी बोलोगे तो नाम भी लिखाएगा, बोलो नाम बोलो, लिख के देखो। यहाँ पे कौन होगा? बाबर। यहाँ पे क्या होगा? हुमायूं। यहाँ पे क्या होगा बताओ, ये किसका काल का है? अकबर। ये किसका हो जाएगा अकबर के बाद? बताओ, अकबर का बेटा कौन है? जहांगीर। उसके बाद क्या हो जाएगा? शाहजहां। शाहजहां के बाद कौन आएगा? औरंगजेब। जेड करो या जे करो, ठीक है। इसके बाद कौन आ जाएगा बताओ? इसका बेटा बहादुर शाह वन। बहादुर शाह के बाद कौन आ जाएगा? जहांदर शाह। जहांदर शाह के बाद कौन आ जाएगा बोलो? तो ये हो जाएगा 19 से जहांदर फारूक सियार। फारूक सियार के बाद कौन आ जाएगा? मोहम्मद शाह रंगीला। इसके बाद अहमद शाह। ठीक है, ये हो गया। बस ये प्रैक्टिस हो गया तुम्हारा, सारे लिख दिए। अब सुनो, इसके बाद भी है, उनको भी देखेंगे अगले के लेक्चर में। चलो मैच दिखा करो, हुमायूं का बाबर का कौन होगा? बाबर का यहाँ से देखो, तुमको बताते हैं, थोड़ा सा और भी है। पूरा 10 मैच कर दिए। तो बाबर का कौन हो जाएगा? बाबर का सीधा यहाँ आ जाओगे। हुमायूं का क्या हो जाएगा? 40 से लेकर, और भी है 55 से लेकर 56 तक, 1 साल के लिए आता है, जीतता है। शेर से चूड़ी को हराता है। अकबर का क्या हो जाएगा? 1556 से लेकर 1605। जहांगीर का क्या हो जाएगा? 1605 से लेकर 27। शाहजहां का 27 से 58। उसके बाद औरंगजेब का हो जाएगा। फिर कहाँ से हो जाएगा? बहादुर शाह जफर का हो जाएगा ये। फिर जहांदर शाह का हो जाएगा 13, 12, 13, 1 साल के लिए। फारूक सियार रहता है लगभग 6 साल के लिए, 13 से 19 के लिए। मोहम्मद शाह रंगीला हो जाएगा 19 से लेकर 48। अहमद शाह हो जाएगा 48 से लेकर 54। बस। एक्चुअल में क्या है ना, लेक्चर में ही तुमको सब कुछ याद कराना है, तो थोड़ा लेक्चर का ड्यूरेशन बढ़ेगा, बट तुम ये ना, ये पेशेंस रखना कि किसी चीज के लिए कितना वक्त दे, ये तुमको कैसे पता चलेगा। तो पूरा लेक्चर कंप्लीट करो बिना, मतलब लिख लिख के 1x पे, अगर न्यू लर्नर हो तो। अभी तुमको पास टाइम है तो, जिनको रिवीजन करना पहले से देखो, 2x पे देखो, 3x पे देखो, 1.5x पे देखो, जैसे देखो देखो, उससे कोई बड़ी बात नहीं। बट जो न्यू लर्नर है, जिनको किसी टॉपिक पे कितना समय दे, तो पहले लेक्चर का जितना ड्यूरेशन हो उतना वक्त दो, उतना एकदम 1x पे टाइम दो लिख लिख के। उसके एक्स्ट्रा भी टाइम दे सकते हो। जब तक नहीं याद होगा ना, इधर उधर परेशान होंगे, टाइम किल होता है। जब तक याद हो जाए ना हो, आगे बढ़ते। अब सुनो, हम लोग हैदराबाद पढ़ ली, तो हैदराबाद के बाद एक बार रिकॉल करो। सर हैदराबाद था, एक तो हम लोग पढ़े कि शाहजहां के समय में आबिद खान करके कोई था, जिसको खलीज खान का टाइटल मिला। इन्हीं का ग्रैंड सन जो था मीर कैमरुद्दीन, ठीक है ना, मीर कैमरुद्दीन, ठीक है ना, दिन था मीर कैमरुद्दीन। इन्होंने हैदराबाद एस्टेब्लिश किया। इसको साउथ में कर्नाटिक रीजन में 2 साल के लिए 1720 से लेकर 22 तक रिप्रेजेंटेटिव डिक्लेयर किया जाता है मुगल का। ये इतना अच्छा काम करता है कि इसको वजीर बनाकर दिल्ली में बुलाया जाता है। दिल्ली में उस समय कौन है? तो मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला काफी अय्याश, नाचने खाने पीने वाला राजा था। उस समय मुगल का स्थिति काफी डिक्लाइन था। उसको अच्छा करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल वीकनेस को ठीक करने के लिए कौन? मीर कैमरुद्दीन एफर्ट डालता है। इस एफर्ट को क्या करता है? मोहम्मद शाह रंगीला बोलता है नहीं चाहिए, राजा बनने की कोशिश मत करो। मना करने के बाद और सारी कंडीशन जान जाता है कि सेंट्रल अथॉरिटी दिल्ली में कमजोर है, ये अच्छा अपॉर्चुनिटी जानते हुए
मीर कमरुद्दीन वापस कर्नाटिक रीजन में आता है, उसको हैदराबाद बनाता है, इंडिपेंडेंटली हेरिडेटरी कर लेता है, इंडिपेंडेंट रूल करने लगता है। इस तरह देखते देखते और लोग भी इंडिपेंडेंट करेंगे, तो इस तरह से पूरा हैदराबाद का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब हम लोग सक्सेसर स्टेट में बंगाल को समझते हैं। तो बंगाल समझने के पहले देखो यहाँ के कुछ कंट्रीब्यूशन मेकिंग जैसे, मतलब यहाँ से समझना पड़ेगा। कंट्रीब्यूटेड इन मेकिंग द स्टेट वर्चुअली इंडिपेंडेंट, वर्चुअली इंडिपेंडेंट करने में किनका किनका रोल है बंगाल का। बंगाल भी अंडर में आता था मुगल का। तो देखो उस समय से कौन से मुर्शीद कुली खान थे, ठीक है ना, ये दीवान थे। दीवान कब थे? 1700 में ये दीवान थे, ठीक है ना। क्या थे ये? दीवान थे। 1700 ईस्वी में ये क्या थे? दीवान थे, ठीक है ना। गवर्नर थे फिर 1717 से लेकर 1727, 10 साल तक गवर्नर रहते। गवर्नर, दीवान, नवाब, सूबेदार, गवर्नर, इंडिपेंडेंट कर लिया फिर ली, यही इंडिपेंडेंट फिर ली करता है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं सुजाउद्दौला। कौन आते हैं? सुजाउद्दौला। तो पहले कौन आते हैं? मुर्शीद कुली खान, मुर्शीद कुली खान। फिर आते हैं सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन, याद रखना, सुजाउद्दीन वाले, ये दीन वाले हैं, बंगाल दीन, दौला नहीं, दिन, ठीक है ना। ये आते हैं 1731 से लेकर 39 तक। फिर सरफराज खान आते हैं। अब नवाब का पोस्ट आ गया है। एक आते हैं 27 से लेकर 31 तक, फिर बताएंगे क्या होता है। फिर सीधा कुछ दिन का गैप रहता है 1739 से लेकर 1740। फिर आते हैं अलीवर्दी खान, ठीक है। ये चार को बोलो। तो सबसे पहले बोलने के लिए बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ से मैच दी कलम करो। मुर्शीद कुली खान, ये हो जाएगा 1717 से लेकर 27 तक। सुजाउद्दीन कौन हो जाएगा? सुजाउद्दीन बताओ, 1727 से लेकर 31, ठीक है ना। ये था ना 1731 से लेकर 39, 1731 से लेकर 39, 1731 से लेकर 39, और ये 27 से लेकर क्या हुआ? सुजाउद्दीन। तो ये पहले रहता है सरफराज खान यहाँ पे, फिर कुछ दिन फिर ये आता है 39 से 40, ये 27 से 31 सरफराज खान, ठीक है ना। फिर ये आता है लास्ट तक। ओके, अलवर्दी खान सबसे लास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? मुर्शीद कुली खान, 1717 से लेकर 1727। फिर क्या हो जाएगा? सुजाउद्दीन, 1731 से लेकर 39 तक। फिर क्या हो जाएगा? सरफराज खान, 1727 से लेकर 1731, 1739 से लेकर 1740। अलीवर्दी खान, 1740 से लेकर 56 तक, ठीक है। क्लियर है? अब यहां से बोलो अलवर्दी खान का, बोलो पहले का। 1700, बोलो अलीवर्दी खान का कितना होगा? 1700, जल्दी बोलो। अरे बोलो भाई, 1740 से 1756। सरफराज खान का दो था, एक तो 1727 से लेकर 31, फिर तुम्हारा 1700 कितना तक, 39 तक तो वो रहा, 39 से लेकर 40 तक। सुजाउद्दीन कहाँ से रहा है? तो 1700, ठीक है ना। सुजाउद्दीन, मुर्शीद कुली खान, देखो मुर्शीद कुली खान तुम्हारा हो जाएगा शुरुआत में 1717 से लेकर 1727 तक। सरफराज खान यही हो जाएगा तुम्हारा। फिर से बोल दो, 1727 से लेकर 31 और 1739 से लेकर 40 तक। तो सुजाउद्दीन कितना तक रहता है भाई? तो ये रहता है 31 के बाद, 31 के बाद कितना हो जाएगा? 31 से लेकर 39 तक, ठीक है। सुजाउद्दीन, अब यही है, इसका नाम बताओ। ये पहला वाला कौन है? तो पहला वाला मुर्शीद कुली खान है, बोलो मुर्शीद कुली खान। दूसरा वाला कौन हो जाएगा? सुजाउद्दीन है, सुजाउद्दीन। ये हो जाएगा मुर्शीद सीद कुली खान। दीवान रहता है 1700 में। फिर तुम्हारा वो गवर्नर बनता है 1700 से लेकर 1727 तक।
ये हो जाएगा सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन। ये हो जाता है सरफराज खान। ये हो जाएगा तुम्हारा सरफराज खान के बाद क्या हो जाएगा बताओ? सरफराज खान का अलीवर्दी खान। ठीक है। अब देखो, यहाँ से बंगाल का अंदर और भी नवाब आए, अब इनको भी याद करेंगे। अब आराम आराम से ये एक बार याद कर लोगे, एक बार समझ लोगे, रिकॉल करने लोगे ना, तो बीच बीच में भूलोगे। ऐसा नहीं कि नहीं भूलोगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट स्टोरी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे लिंक करने लगोगे ना तो याद हो जाएगा। ये हो जाएगा सिराजू। ये आ गया, अब आ जाएगा, ठीक है ना। 56 तक तो वो था, 40 से 56, 40 से 56 तक अलवर्दी। अब आगे में बढ़ेगा और, तो अब ये हो जाएगा सिराज, सुजा था, ठीक है ना। ये हो जाएगा सिराज उद दौला, सिराजुद्दौला। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सिराजुद्दौला। तो ये 56 से लेकर 57 तक, बोलो कौन हो जाएगा? सिराज दौला, लिखो 3 बार। उसके बाद आएगा मीर जाफर, सबका कहानी बताएंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगा तुमको। मीर जाफर 1757 से लेकर 60 तक, 63 से लेकर 65 तक। फिर हो जाएगा मीर कासिम, ये हो जाएगा 1760 से लेकर 63। ये हो जाएगा निजामुद्दीन अली, ये हो जाएगा 1765 से लेकर 66 तक। ये हो जाएगा फरुद्दीन झा, क्या हो जाएगा? फरुद्दीन झा। ठीक है ना। तो आराम से अभी ब्रेक करते हैं, अभी दो को, ये दो को याद करो, दो को याद करो। इसका लिखो, इस सिराजुद्दौला का क्या हो जाएगा? 1756 से 57 लिखो। इसका लिखो, मीर जाफर का लिखो, 1757 से लेकर 60 तक, 63 से 65 तक। ठीक है, ये याद रखो। मीर कासिम का 60 से लेकर 63, 60 से लेकर मीर कासिम, जो कि आएगा, ठीक है ना। मीर कासिम ही मुर्शिदाबाद से दिल्ली मुंगेर शिफ्ट करेगा, आएगा, सब पढ़ाएंगे, कहानी भी है। निजामुद्दीन अली, तो ये हो जाए 1765 से 66 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 38 से लेकर क्या हो जाएगा? 80, 80, 38 से 80, काफी दिन है। फैदराद्दीन झा, ठीक है, झा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, इसको और ब्रेक करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताओ कौन कौन होगा। ये ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? सिराजू दौला हो जाएगा। तो सिराजू दौला कब से है? 1700, बोलो, 1756 से लेकर, सिंपल बोलो, 57 तक। फिर कौन आ जाएगा? 57 से, 1757 से लेकर, 1757 से लेकर 60 तक आ जाएगा। फिर 60 से 2 साल के लिए रहता है, 63 से फिर 65 तक रहता है। फिर आएगा, ये 60 से बीच में रहेगा, ये मीर कासिम 60 से थी, इसीलिए 60 से 63। ठीक है। उसके बाद देखो, निजामुद्दीन अली रहता है 65 से कितना में रहेगा? 66। ये 38 से लेकर रहेगा 80 तक। ठीक है। अब यहाँ से फिर से ब्रेक करो, तो ये क्या हो जाएगा? सिराजू दौला, ठीक है ना। ये मीर कासिम, फिर मीर जाफर। अच्छा, मीर जाफर, जाफर पहले, जे पहले आएगा, क्यू बाद में आएगा, याद रखना। तो मीर जाफर, कोई बात नहीं, होता है, टीम नहीं, मीर जाफर, मीर कासिम। अब ये स्टोरी सुनेंगे ना, सब लिंक कर लोगे। निजामुद्दीन अली, ये हो जाएगा फरदुन झा, ठीक है ना। अब एक साथ सबको कनेक्ट करना होगा, देखो कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले कनेक्ट करो इसका, 1 नंबर में बोलो ये वाला, ऑटोमेटिक देखना कैसे लिखो लोगे। चलो पहले बोलो, बंगाल का नवाब, नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल।
चलो बोलो, पहला नंबर में क्या हो जाएगा? याद करो, डिकोड करो, समझ रहे हो? मैंने आसानी से समझ जाओगे कि सबसे पहला जो स्टार्ट हुआ था दीवान से स्टार्ट हुआ था, मुर्शीद कुली खान से, ठीक है ना? कौन हो जाएगा? मुर्शीद कुली खान। दूसरा में कौन होगा? तो दूसरा में हो जाएगा सुजाउद्दीन। फिर तीसरा हो जाएगा, जफर था, सरफराज, सरफराज खान। ये हो जाएगा, उसके बाद अलीवर्दी खान। अब देखो यहाँ से, देखो नीचे में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? सिराजुद्दौला। फिर 6 नंबर में क्या होगा सिराजुद्दौला के बाद, बताओ? क्लियर हो गया? तो सिराजुद्दौला के बाद बताओ। सिराजुद्दौला के बाद जफर, मीर जफर। ये क्या हो जाएगा? मीर कासिम। मीर कासिम के बाद क्या हो जाएगा? जल्दी बता दो। मीर कासिम के बाद क्या था? अरे बोलो भाई, बोलो, जल्दी बोलो। नहीं बोलेंगे, इससे नहीं बोलेंगे। निजामुद्दीन, कुछ थे ना निजामुद्दीन। अरे भाई साहब ना बोलोगे तुम, यहाँ से दिखा देते हैं। निजामुद्दीन, ठीक है ना? मीर कासिम के बाद निजामुद्दीन और फैदरुद्दौला। निजामुद्दीन। 9 नंबर में हो जाएगा हैदरू निसार। ठीक है, ये तो ये क्या होगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आएगा बंगाल के नवाब का, इससे तुम जा सकते हो, ये अगर याद रखोगे। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ से तुमको देखो, डिकोड करो। ये क्या होगा? मुर्शिद कुली खान, सुजाउद्दीन, सरफराज, अलीवर्दी, सिराजू दौला, मीर जाफर, मीर एम दिखा रहे हैं ना, मीर जाफर, मीर कासिम, निजामुद्दीन, एफ से होगा फैदरुद्दीन, अरे फैदरुद्दीन झा, झा, फैदरुद्दीन झा, फैदरुद्दीन झा, ठीक है? एक तो ये याद रखोगे बंगाल का नवाब। अब सुनो, बंगाल का अब कहानी बताते हैं। हुआ क्या बंगाल को समझने के लिए, लैंड रेवेन्यू टैक्स जिस तरह से बहुत सारे, सबको चाह रहा है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, तो उसको रेवेन्यू के लिए क्या करे, रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए। रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? तो ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करके। तो ज्यादा से ज्यादा टैक्स कहाँ से कलेक्ट होगा? तो फार्मर से टैक्स कलेक्ट किया जाए, तो फार्मर के पास लैंड रहना चाहिए। तो लैंड जो होगा क्रॉपिंग वाला होना चाहिए, उपजाऊ होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा उस तरह के लैंड से ही तो टैक्स कलेक्ट कर पाओगे। तो मान लो कि कोई लैंड ऐसा है जो कि उपजाऊ नहीं है, उसको पहले पैसा दे के, लोन दे के उसको उपजाऊ बनाया जाएगा। जैसे वो उपजाऊ बन जाएगा, उसके बाद से उस पर टैक्स लिया जाएगा। तो इस तरह का क्या किया जाएगा, बहुत सारा टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल लैंड को टैक्सेबल लैंड में कन्वर्ट किया जाएगा, उपजाऊ बना के। तो उसी को तकवील लैंड बोलते हैं, आते हैं। तो धीरे धीरे कहानी ये सब समझ रहे हो ना, किस तरह से लैंड रेवेन्यू टैक्स को जनरेट किया जाता है। अब आते हैं कहानी पे, देखना तेजी से समझोगे इस बात को। बंगाल में भी, बंगाल में कुछ ऐसा ही लैंड या लैंड थी जिससे खेती नहीं होती थी। आई बात समझ में? जिस पे खेती नहीं होगी तो कहाँ से टैक्स कलेक्ट किया जाएगा? उसके लेस फर्टिलिटी की वजह से बंगाल के नवाब उस पर खेती करना चाहते थे। बंगाल के नवाब उस पर क्या करना चाहते थे? खेती करना चाहते थे, ठीक है? खेती करना चाहते थे। बंगाल के नवाब लोन दिए, लोन फर्टाइल होने के बाद टैक्स मिलेगा, है कि नहीं? तो तकवी लोन, तो ओल्ड लोन होता था, ठीक है ना? अकबर भी देते थे। अब तकवी लोन क्या होता था? ऐसा लोन, या सौंदर्य भी बोलते, इसको लोन भी बोलते, सौंदर्य भी बोलते। फॉर क्या होता है था, इंटरेस्ट, ठीक है ना? फ्री रहता है, इस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। एग्रीकल्चर लोन होता है, फार्मर को दिया जाता था। इससे क्या होता था, सीड एग्रीगेशन किया जाता था, जिससे कि लैंड जो जो था, नॉन एग्रीकल्चर लैंड था, उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना? अकबर भी देता था, तकवी लोन ये सब दे रहे हैं, है कि नहीं? तो इससे क्या होगा, तो बंगाल के नवाब
ठीक है ना, मैं भी एग्रीकल्चर ठीक करना चाहते थे, बंगाल के नवाब एग्रीकल्चर ठीक करना चाहते हैं, तो इसमें है तकवी लोन। तो ओल्ड लोन होगा ऑलरेडी अंडर टैक्सेशन सिस्टम, तो कैसे आएगा? तो अब देखो, जागीर फ्यू ऑफ देम कन्वर्टेड इनटू खालिसा। खालिसा अभी तुमको बताए थे पिछले लेक्चर में, खालिसा जो होता था, खालिसा ऐसा टैक्स होता था, किसी लैंड से ही लिया जाता था खालिसा को भी। खालिसा समझो, खालिसा एक ऐसा लैंड टैक्स टैक्स लिया जाता जिससे राजा अपना खर्च निकालता था। ओके, ये था टैक्स खालिसा का, ठीक है ना। तो न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन, तो न्यू लैंड अंडर टैक्सेशन सिस्टम। अब यह क्या होगा, तो जगीदार लैंड ऑक्शन में जाएगा तो इजारा उसको बोला जाएगा, ठीक है, अंडर इजारा सिस्टम। धीरे धीरे समझना, समझ में आया? तकवी लोन से न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन आएगा, तकवी लोन दिया जाएगा जिसके वजह से कोई नॉन एग्रीकल्चर लैंड क्या चीज में आएगा, कल्टीवेशन के अंडर में आएगा। जब कल्टीवेटेड होने लगेगा, उस पर खेती किया जाने लगेगा, तो वो टैक्सेशन सिस्टम के अंडर आ जाएगा, ठीक है ना। न्यू लैंड अंडर टैक्सेशन सिस्टम आ जाएगा। टैक्सेशन सिस्टम में क्या होगा, तो जागीर लैंड हो जाएगा, वो जागीर लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि फर्टाइल लैंड था, वो फर्टिलिटी उसका इंक्रीज करके उसको जागीर लैंड में कन्वर्ट किया जाएगा। जागीर लैंड में कन्वर्ट होने से क्या होगा, उस पर टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। टैक्स कलेक्ट किसके थ्रू किया जाएगा, तो इजारा सिस्टम के थ्रू किया जाएगा, ठीक है ना। तो इजारा सिस्टम ऐसा टैक्स होता था जिसपे मिलिट्री पे खर्च होता था, और राजा अपने राजपाट चलाने के लिए, रूल चलाने के लिए, उसके लिए यूज करते थे रेवेन्यू को, ठीक है। ये था खालिसा। जो टैक्स था वो भी लैंड से ही कलेक्ट किया जाता था, बट उसका क्या था कि वो सिर्फ राजा के ऊपर खर्च होगा। और ईमान करके है एक टैक्स, इनाम, इनाम टैक्स, ठीक है ना, इनाम टैक्स, वो भी लैंड से टैक्स है। ये दिया जाता है, मस्जिद को दिया जाता था या इंस्टीट्यूशन को दिया जाता था, ये किसी राजा के पास नहीं जाता था, ठीक है ना। ये इंस्टीट्यूशन या मस्जिद में जाता था टैक्स, ठीक है, उस समय। अब देखो, ट्रेडर मोर इन बंगाल इंकरेजमेंट। अब क्या होगा, बंगाल के नवाब क्या चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर्स बंगाल में आए। बंगाल में आएंगे तो बंगाल के लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। वो अपना सामान किसको बेच सकते हैं, बाहर में बेच सकते हैं, ताकि उनके पास जो भी वहां के पीपल है, लोग है, जनता है, उनके पास पैसा आए। अब वो पैसा आएगा, उससे क्या होगा, जब भी किसी भी प्रजा के पास पैसा आएगा तो राजा उसको टैक्स लेगा। टैक्स लेगा तो फाइनेंशियल जो होगा रूलर का, वो स्ट्रांग होगा, उसका जो होगा टेक्सचर जो होगा, तो उसके पास जो होगा इंक्रीमेंट होगा, ट्रेजरी जो होगा, शाही खजाना में इंक्रीमेंट होगा, ताकि वो रूल करना उसको आसानी होगा। तो इसीलिए ट्रेडर्स का इंक्रीजमेंट चाहते हैं बंगाल में, बंगाल के नवाब, ताकि वहां की प्रजा व्यापारी आसानी से कर पाए, व्यापार आसानी से कर पाए। तो उनके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो उनके टैक्स दे पाएंगे, टैक्स दे पाएंगे तो खजाना बढ़ेगा, खजाना बनेगा तो अच्छा से कोई भी नवाब रूल कर सकता है, मिलिट्री कर सकता है, कहीं वार में होगा तो वो रिसोर्सेज यूज कर सकता है। तो इस तरह से क्रोनोलॉजिकल समझोगे बात को कि आखिर ट्रेडर क्यों इंक्रीज करना चाहते हैं कोई भी नवाब, तो ये बात होगा। आगे समझ में आई? अट्रैक्ट टू ट्रेडर। अब ट्रेडर को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो तुम, एक बात बताओ, कोई भी तुम्हारे यहाँ व्यापार करने क्यों आएगा? मान लो यूपी है, बिहार है, बिहार में ही ट्रेड क्यों करने जाओगे, दिल्ली है, मुंबई है, ट्रेड क्यों करने जाओगे? कोई भी बाहर का कंपनी आके क्यों लगेगा, सिंपल बताओ। तो सबसे पहले उस कंपनी को क्या मिलना चाहिए, सबसे पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, तो उसको सिक्योरिटी मिलना चाहिए, कि उसको किसी तरह का खतरा ना हो, ना वहां के लोकल गवर्नमेंट से, ना वहां के लोकल लोगों से प्रोटेक्शन मिलेगा। तो प्रोटेक्शन देना होगा, किसी भी फॉरेनर कंपनी को प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। अगर मान लो वहां पे कोई भी, मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है, तो उसको सब्सिडी प्रोवाइड करना पड़ेगा। सब्सिडी चलो नहीं प्रोवाइड करोगे तो मिनिमम से मिनिमम इजीली सब्सिडी प्रोवाइड करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल आसानी से प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये चीजें इंप्रूव कराओगे, प्रमोट करोगे, तब कोई ट्रेडर, कब तब कोई कंपनी बाहर से यहाँ आएगी। ये चीजों को समझना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी सेफ्टी प्रोवाइड करोगे, किसी भी चीज में सिक्योरिटी प्रोवाइड कराओगे, सेफ्टी प्रोवाइड करोगे तो कोई भी आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ मान लो जम्मू कश्मीर में पहलगाम अटैक हो गया, वहां पे सिक्योरिटी, अब मान लो कि कोई खतरा है किसी का जान का, तो टूरिज्म सेक्टर डिस्टर्ब होगा, तो उसको स्ट्रांग करने के लिए वहां पे सबसे पहला ही पर्पस होता है सेफ्टी। सेफ्टी स्ट्रांग होगा तो कोई भी आएगा, उसमें बिलीव होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए सबसे पहला जो होता है, किसी भी ट्रेड को इंक्रीजमेंट करने के लिए, बढ़ाने के लिए,
उसके सबसे पहला होता है रूल सिक्योरिटी और सेफ्टी होता है, ठीक है ना। तो ताकि वो अपना घर की तरह फील कर पाए, मेक स्टे होम फॉर ट्रेडर्स। अच्छा, उसके लिए मान लो कि कोई मान लो प्रॉब्लम क्रिएट भी कर रहा है, तो उसके लिए पुलिस स्टेशन होना चाहिए, वहां पे क्या होना चाहिए, रूल एंड क्या होना चाहिए, रूल एंड लॉ होना चाहिए। आया समझ में? वाह, क्लियर है, ये चीजें क्लियर हो रही है। एक एक चीज को स्टेप से समझते रहो। लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जैसे कि उस समय पुलिस स्टेशन को क्या बोला जाता था, तो कोतवाल क्रिएट किया जाता था, जगह जगह पे कोतवाल बनाया जाता था। कभी कभी अभी भी किसी से बात करोगे, दादा से बात करोगे, दादी से बात करोगे, या सीनियर सिटीजन लोग से बात करोगे ना, तो उन लोगों को पता होगा कि पुलिस स्टेशन को कोतवाल बोला जाता है, ठीक है ना, उस समय। अच्छा, ये क्या होगा, तो मेंटेन पीस इन बंगाल। अब बंगाल में पीस रहेगा, कोई भी वायलेंस नहीं होगा, तो और ट्रेडर्स बढ़ेंगे। ये सब चीजें समझ रहे हो ना, एकदम लिंक हो रहा है ना। और भी ये सब पॉइंट कहीं भी अभी कहोगे कि फॉरेन इन्वेस्टर क्यों नहीं आ रहे हैं, फॉरेन कंपनी क्यों नहीं है, तो ये सब भी आप ऐड कर सकते हो। और भी डिजास्टर मैनेजमेंट भी ऐड कर सकते हो, अर्थक्वेक ना हो, फ्लड ना हो, समझ रहे हो, बाढ़ और की दिक्कत ना हो, आ, आसानी से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, इलेक्ट्रिसिटी इजीली प्रोवाइड हो, ये सब चीजें ना पॉइंट वाइज करके लिख सकते हो। लेबर कॉस्ट कम हो, लेबर अवेलेबल हो, ठीक है ना, स्किल लेबर हो, ये सब चीजें चीजें आपको क्या करना, पॉइंट बनेगा, ताकि आप क्या करिएगा, ऐड कीजिएगा किसमें, कि फॉरेन कंपनी क्यों आ रही है, तो इसका ये प्रोवाइडर है। चाइना में क्या होगा, सबसे चीपेस्ट लेबर मिलते हैं, सबसे चीपेस्ट रॉ मटेरियल मिलता है, सबसे चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होता है, सबसे हाईएस्ट स्किल लेबर के लोग वहां पे पाए जाते हैं, ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतना स्ट्रॉन्ग क्यों। ये सब ये चीजें कनेक्ट हो रहा है ना, कनेक्ट हो रहा है ना, मीडिया हिस्ट्री से भी चीजें कनेक्ट होगी अभी। आई बात समझ में? तो बेनिफिट क्या होगा, तो देखो, पीपल ऑफ अर्न बाय मोर ट्रेडर्स ऑल गिव टू टैक्स प्रॉपरली, कस्टम ड्यूटी क्या करना, फ्रॉम ट्रेडर से लिया जाएगा। अब देखो, इफ पीपल अर्न बाय मोर ट्रेडर, बेनिफिट क्या होगा, देखो वही ना बताएं कि पीपल अर्न करेगा, पैसा कमाएगा फ्रॉम ट्रेडर से, तो सब कोई क्या करेगा, ऑल गिव ट्रेड, ठीक ना, ऑल गिव टैक्स प्रॉपरली। अच्छा, कस्टम ड्यूटी फ्रॉम ट्रेडर्स, मोर ब्रिटिशर्स, डच फ्रेंच, ये सब आएंगे, तो क्या होगा, बंगाल में क्या होगा, ट्रेडर्स पर्पस इंक्रीज होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। अब सुनो, तो यहां से क्या होगा, बट नवाब ऑफ बंगाल ब्रिटिशर फाइट टू ईच अदर, ठीक है ना, तो बिकॉज ऑफ नवाब ट्रीटेड ब्रिटिशर ओनली ट्रेडर्स नथिंग मोर। अब क्या होता है, अब यहाँ से क्या होगा, बंगाल के नवाब सिर्फ ट्रेडर समझते थे ब्रिटिशर को, वो टैक्स कलेक्ट करते थे बस। बट यहाँ से क्या होगा, ब्रिटिशर ना खुद को अपना पावर शो करने लगेंगे, पॉलिटिकल एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट होने लगेंगे। इसी तरह से हैदराबाद ब्रिटिशर नेवर फाइट टू ईच अदर। अब देखो ना, हैदराबाद जो स्टेट है, जो कि मीर कमरुद्दीन बनाया है, जो कि निजामुल मुल्क जिसको बोल रहे हैं, असफ झा भी जिसको बोल रहे हैं, वो कभी भी कंफ्लिक्ट या फाइट नहीं करता है किससे, ब्रिटिशर से। वो ब्रिटिशर से लगभग मतलब लगभग तालमेल बना के रखता है, ठीक है। बट नवाब जो बंगाल में जो ट्रेडर्स है, वो आपस में और ब्रिटिशर आपस में फाइट करते हैं। तो इसी से फाइट करेंगे ना, तो ये बहुत सारा ये देखोगे, बैटल ऑफ प्लासी हुआ है, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, कभी कभी पूछ देगा ना। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में सिराजुद्दौला के समय हुआ है, मीर कासिम के समय बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ है। ये भी चीज कनेक्ट होगी, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर सब डिटेल में पढ़ेंगे। कहानी की स्टोरी को समझते जाओ, लिंक होगा। ओके, अब यहां से देखो, तो मुर्शिद कुली खान प्लस नवाब ऑफ बंगाल प्लस फर्रुखसियार, ठीक है ना, ये सब मुगल के ऑर्डर को भी नहीं मानते हैं। अब क्या होता है ना, उस समय मुगल कुछ ऑर्डर दे देते हैं, ठीक है, मुगल कुछ ऑर्डर करते थे कि इसको इसको ट्रेड में फ्री करना है, सेंट्रल ट्रीटी था। तो मुगल के पावर को भी, राजा के पावर को भी ये लोग डिक्लाइन कर देता, सीज कर देता था, ये लोग को मानता नहीं था, ठीक है ना। फारूक सियार 1700 में ब्रिटिशर को भी फ्री ट्रेड करने के परमिशन बाई फारूक सियार, ठीक है ना। अब बाद में फारूक सियार दे देता है, ब्रिटिशर को फ्री ट्रेड करने के लिए परमिशन कौन देता है, फारूक सियार देते हैं। मैंने एक बात बताना चाह रहे कि बंगाल ओपनली तो नहीं इंडिपेंडेंट करता है मुगल एम्पायर से, ठीक है ना, मुगल से। बट ये लोग ग्राउंड लेवल पे अपना पावर बहुत स्ट्रांग शो करने लगे हैं, कि वहां के सेंट्रल अथॉरिटी को भी फरमान को मना कर देता है लोग, ठीक है ना।
अब देखो अवध में आते थे, इस तरह के बाद की कहानी ना, जो वार वार हुआ, ब्रिटिशर आया, कंफ्लिक्ट हुआ, वो हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे। हम लोग सिर्फ सक्सेसर स्टेट कैसे बंगाल बना ये समझ रहे, इस तरह से बंगाल हुआ। अब दूसरा देखते हैं अवध। ठीक है, अवध के बाद खत्म हो जाएगा। चलो तो अवध खत्म करते हैं बस। अब अवध को खत्म करके लेक्चर कंप्लीट किया जाएगा। तो अवध आएगा, ठीक है ना। तो अवध समझो ये सक्सेसर स्टेट, नेक्स्ट सक्सेसर स्टेट हैदराबाद, बंगाल के बाद अवध हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो अवध के नवाब किसी भी गवर्नर को टिकने नहीं देते थे, किसी भी गवर्नर को टिकने नहीं देते थे। अब ये था कौन, सादत खान था, गवर्नर था, सबको डिसिप्लिन में लाया, ये थोड़ा स्ट्रांग था, सबको डिसिप्लिन में लाया, मिनिस्टर को भी ठीक किया, मिनिस्टर फार्मर सबको कंट्रोल किया। सादात खान तकवी लोन लेता था, तकवी ये लोन लेता था, ठीक है ना। ये तकवी लोन समझ रहे हो, फर्टाइल लैंड को कन्वर्ट करने के लिए लोन दिया जाता था फार्मर को, ताकि वो इंटरेस्ट फ्री रहता, ताकि वो लैंड को फर्टिलिटी में कन्वर्ट कर पाए, यानी कि वो इजारा सिस्टम के अंडर में आ पाए, टैक्सेबल के अंदर में आ पाए, ठीक है ना, जागीरदारी के अंदर में आ पाए। सेम वे यूज कर रहा था बंगाल की तरफ से अपने फाइनेंस को ठीक करने की। जिस तरह से बंगाल अपना फाइनेंस, कोई भी राजा, गवर्नर, नवाब, सूबेदार, अगर वो अपना साम्राज्य स्टेबल रखना चाहता है तो सबसे पहला काम करेगा एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करना, फाइनेंशियल स्ट्रांग होना। फाइनेंशियल स्ट्रांग कैसे होगा, तो टैक्स पे जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसको बेहतर बनाएगा। तो वो जिस तरह से बंगाल के नवाब चाहते हैं ट्रेडर इंक्रीज करना, ट्रेडर बढ़ाना, तकवी लोन देना, समझ रहे हो, इसी तरह से ये भी करता है, शहादत खान भी करता है। सादत खान, ठीक है ना, सादत खान भी करता है अवध का, ठीक है ना। अब सुनो, तो रिलीजियस टॉलरेंस था, थोड़ा सा रिलीजियस, देखो अब ये वर्ड बार बार आएगा, रिलीजियस टॉलरेंस के मतलब हम जिस रिलीजन में हैं उसको तो मानते ही मानते हैं, और दूसरे रिलीजन को भी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है ना। दूसरे रिलीजन को भी रिस्पेक्ट करना, उसके रिलीजन को मानने देना, उसके रिलीजन राइट को रखना, एक्सेप्ट करना, वो होता है रिलीजियस टॉलरेंस, ठीक है ना। कोई कोई रिलीजियस टॉलरेंस नहीं आएंगे तो उसमें क्या होगा कि वो अपना रिलीजियस को सुप्रीम मानेंगे और दूसरे रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो उनको बोला, वैसे राजा को बोला जाएगा कि रिलीजियस टॉलरेंस राजा वो नहीं है। क्लियर है, क्लियर है। तो शहादत खान जो है बंगाल से हटकर एक आर्मी मेंटेन किया, शहादत खान बंगाल के तरह मतलब हटकर एक आर्मी मेंटेन किया, पेड ट्रूप्स रखा, अपने लेवल पर आर्मी रखता था ताकि ट्रेडर को सेफ्टी प्रोवाइड कर पाए। वहां पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कोतवाल पुलिस स्टेशन सेफ्टी पर्पस के लिए बनाएंगे, तो यहाँ से ना ट्रेडर्स को इंक्रीज करने के लिए, सेफ्टी देने के लिए ये क्या बनाया, आर्मी अपने लेवल पे बनाया, ठीक है ना, पेड ट्रूप्स बनाया, ठीक है। अब इसमें नवाब कौन कौन आएंगे, तो इसमें आएगा सुजाउद्दौला, वो था सिराजुद्दौला, ये है सुजाउद्दौला, ठीक है ना। एक वो सुजाउद्दीन, याद रखना। तो अब यहाँ से कौन कौन आएगा, तो ये देख लो, सुजाउद्दौला आएगा, और ये क्या जा, असफ उद्दौला आएगा, वाजिद अली शाह आएगा, बेगम हजरत आएंगे, ये रिवॉल्ट होता है 1857 में, और ये क्या हो जाएगा, बिरजिस कदर आएंगे, ठीक है ना। कथक में बहुत वर्क किए हैं ये वाजिद अली, ये वाजिद अली वाइफ ऑफ वाजिद अली, 1857 के रिवॉल्ट में ये इनका रोल है, ठीक है। अब देखो आफ्टर द डेथ ऑफ, उसको याद कराएंगे, ठीक है ना, टेंशन नहीं, ये लेक्चर थोड़ा सा लॉन्ग ना हो, वो अगला लेक्चर में ना उसको रिकॉल जब कराएंगे ना उसको याद करा देंगे, सीधा याद रखोगे क्या हो जाएगा, सुजाउद्दौला, असफ उद्दौला, वाजिद अली, बेगम हजरत, बिरजिस कदर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा सिजाउद्दौला, असफ उद्दौला, वाजिद अली, बेगम हजरत, बिरजिस कदर, ठीक है ना। तो बताओ, तो दौला दौला वाला तो दो हो जाएगा, सुजाऊ दौला हो जाएगा, असफ दौला हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, वाजिद अली और वाजिद अली के बेगम, फिर क्या हो जाएगा, बिरजिस कदर, ठीक है। ये अवध के नवाब है, ये नाम भी याद रखोगे ना तो कहानी समझने में आसानी रहेगा कि कौन कहाँ से है, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ सादत खान, वाजिर सफर, वाजिर क्या होगा से? वाजिर कौन बनता है, सफदर जंग, सफदर जंग बनता है। वाजिर कौन है, वाजिर का पोस्ट तुम जान ही रहो, फाइनेंस मिनिस्टर प्लस क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर। तो सफदर जंग होता है, ठीक है ना, 1784 में सफदर जंग बनता है, नेफ्यू ऑफ शहादत खान, नेफ्यू रहता है, ठीक है ना। तो वाजिर अंडर द मुगल में रहता है, वजीर अंडर द मुगल, नवाब ऑफ अवध, टू पोस्ट रहता है, रिलीजियस टॉलरेंस रहता है, ये भी मेंटेनेंस करता है गुड आर्मी लाइक सादत खान की तरह, सादत खान की तरह कंट्रोल करता है मिनिस्टर एंड अदर को, पर्सनल मोरालिटी के लिए हाई स्टैंडर्ड, एक ही शादी किया,
मतलब ये उस समय इतना हाई स्टैंडर्ड अपने आप को शो किया कि एक ही शादी करके रहा। उस समय नवाब बहुत सारे शादी कर रहे थे, लेकिन ये हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखता, अपने आप को शो करके दिखाता है कि मैं एक शादी किया हूँ। उस वक्त एक शादी कॉमन नहीं थी, सभी नवाब एक से ज्यादा शादी करते थे, तब भी ये एक शादी किया। प्रमोट करता है लखनऊ को, कल्चर और पैट्रोनाइज करता है, ठीक है ना। लोकल हैंडीक्राफ्ट को सपोर्ट करता है, आर्ट एंड कल्चर एंड लिटरेचर को सपोर्ट करता है। इकोनॉमिकली प्रोस्परस बनाता, आर्टिस्ट होता है ये, आर्ट इकोनॉमिकली प्रोस्परस होता है और ये आर्टिस्ट भी रहता है। पीस ऑफ द रीजन ऑफ द अवध अंडर दिस नवाब, अब ये अपने अंडर में अवध को क्या करता है, पीसफुली रखता है, ठीक है ना। द लास्ट नवाब ऑफ अवध कौन हो जाएंगे, ठीक है ना, लास्ट नवाब ऑफ अवध। तो यहाँ से हो जाएगा अवध, हो जाएगा वाजिद अली, ठीक है ना, ये पावरफुल का बोल रहा है, इसमें से बोल रहा है ना। मीर जाफर बिल्कुल नहीं, अलवर्दी खान बिल्कुल नहीं, मंसूरी अली खान, ठीक है, वाजिद अली है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। आप देखो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ये दूसरी बार मेहनत करना पड़ रहा है, क्या है कि मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया था काफी अच्छा से, उसमें ना लेक्चर 1 का भी ओवरव्यू दिया था, लेक्चर 2 का भी ओवरव्यू दिया था, और लेक्चर 3 को तो हल मतलब जरा सा पढ़ाया था कि आगे का कनेक्टिविटी बन जाए। हुआ क्या कि मैंने 3 बार 4 बार अपलोड किया, और उसमें वॉइस मेरी नहीं आ रही है, ताकि फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा है, कोई बात नहीं। ये सब चलते रहता है, एक बार और रिकॉल हो गया मेरा, और आप सबका भी, कोई इशू नहीं है, बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने आप को खुश रखिए प्रिपरेशन के लिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। जितना दिन आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उतना दिन पॉजिटिव माइंडसेट से रहिए, दैट्स इट, जितना दिन रहना है बस सब्र करिए, मेहनत कीजिए, आप इस प्रिपरेशन को अच्छे से जिए, तोड़ दीजिएगा, तोड़ दीजिएगा, हर चीज तोड़ दीजिएगा, स्ट्रांग रहिए, अप डाउन्स आते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप लोग का सपोर्ट रहेगा इसी तरह से, और थोड़ा सा सपोर्ट क्या, थोड़ा सा आप लोग का हेल्प होता है, खुद का हेल्प होता है, इसी तरह से चलते रहेगा। कंप्लीट हुआ इतना सारा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल पे आए होंगे पहली बार तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों में शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट।